दीदी। कांग्रेस पार्टी पहली बार गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व के बिना चुनाव में उतरी। परिणाम स्वरूप पार्टी में अपनी पकड़ बनाने की चाहत और गुटबाजी के कारण पार्टी ढलान पर जा पहुंची। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर ही अपना एक अलग फैक्शन बनाती है जिसे तृणमूल कांग्रेस नाम दिया जाता है। तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट्स यानी जमीनी स्तर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर की लड़ाई के वक्त बार बार तृणमूल शब्द पर जोर दिया, लेकिन 1997 में जब कांग्रेस के 416 पदाधिकारी चुने जाते हैं तो उसमें तृणमूल कांग्रेस कैंप के किसी भी आदमी को जगह नहीं दी जाती है। इससे ममता अब कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत कर देती है और कहती है कि लोगों को एहसास हो चुका है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व उन्हें लेफ्ट फ्रंट के भ्रष्ट सरकार से छुटकारा नहीं दिला सकता। इस तरह 23 मार्च 1997 के दिन शहीद ममता बनर्जी कोलकाता में एक बड़ी रैली करती है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इस रैली में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 9 अगस्त 1997 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक और बड़ी रैली की जाएगी। ममता ने यह दिन बड़ा सोच समझ कर चुना था क्योंकि इसी वक्त 8 से 10 अगस्त के बीच कोलकाता में कांग्रेस नेशनल लीडरशिप यानी कि IC का सेशन होने वाला था जिसमें सोनिया गांधी को ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन कराने का प्लान था। राजनीति में हर एक दल हर एक जगह पर कौन सी सीट में या पार्टी के स्तर के ऊपर भी कि ब्लॉक के लेवल का कौन होगा, जिले में तालुका लेवल पे कौन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुआ। तो प्रणब मुखर्जी का जो कैंप था उसने हमेशा से इनके लिए पेचीदगी पैदा करी। कांग्रेस की तरफ से ममता से कहा जाता है कि अगर वह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करती है तो यह सोनिया गांधी का अपमान होगा, लेकिन ममता नहीं मानती और उल्टा सोनिया गांधी को भी अपनी रैली में आने का न्योता दे देती है। Any plans of contesting a Lok Sabha by-election? फाइनली 9 अगस्त 1997 के दिन ममता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली होती है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड लेफ्ट फ्रंट का गढ़ माना जाता था। यहाँ कोई और पार्टी उतनी भीड़ नहीं जुटा पाती थी जितनी लेफ्ट पार्टियां जुटाती थी, लेकिन ममता ने यहाँ पर भी 3 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर दिया। इस रैली में ममता ने अपना खुद का एक पैरेलल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस कमेटी। ममता ने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, अब कांग्रेस में क्या है। ममता ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी से पार्टी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने की गुजारिश की, लेकिन केसरी नहीं माने। ममता ने ऐलान किया कि उनकी तृणमूल कांग्रेस कमेटी नवंबर में एक मास कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च करेगी और दिसंबर में एक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली करेगी जिसमें करीबन 20 लाख लोग आएंगे। इस वक्त यह अटकलें चल रही थी कि ममता अपनी खुद की पार्टी बनाने जा रही है, लेकिन 9 अगस्त की रैली में ममता ने इसका कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे उदाहरण दिए जिससे संकेत मिला कि कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती, कि अंदर रहकर इसे साफ करना चाहती है। ममता बनर्जी महाजोट करना चाहती थी, मतलब कि जो एंटी CPM फोर्सेस हैं उनको जोड़ा जाए। प्रणब मुखर्जी का हमेशा उसके लिए वो लचीला हुआ, वहाँ सेकुलरिज्म की बात कही गई कि साहब जो है सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब भाजपा जो है उस महाजोट में न शामिल हो। इस समय कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में भी कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेकर सवाल उठने लगे थे। कांग्रेस के भीतर ही बहुत से बड़े नेता सोनिया गांधी से पार्टी की कमान संभालने की अपील कर रहे थे। इन नेताओं में ममता बनर्जी भी शामिल थी जिसके नारे थे केसरी भगाओ, कांग्रेस बचाओ, सोनिया लाओ, देश बचाओ। जब सीताराम केसरी ने ममता को अपनी बेटी बताकर उन्हें मनाने की कोशिश की तो ममता ने कहा उनके पास पहले से ही एक पिता है और दूसरे पिता की जरूरत नहीं है। All along, since 91. But she was very much reluctant. Undoubtedly, it is a fact. ममता बनर्जी कई बार सोनिया गांधी के घर भी गई, उनसे कांग्रेस को बचाने के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनने की मांग करती है। ममता ने सोनिया से कहा कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पार्टी में एक वैक्यूम है जिसे और कोई नहीं भर सकता, लेकिन आप उनकी पत्नी हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपके परिवार के प्रति एक प्यार और वफादारी है। इस पर सोनिया गांधी ने अपने विदेशी मूल होने का कारण कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। सोनिया ने ममता से कहा कि मैं विदेशी हूँ और
सभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सोनिया गांधी और ममता के बीच अच्छे संबंध थे, इसीलिए ममता ने बंगाल कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने में भी सोनिया गांधी की मदद मांगी। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि ममता कांग्रेस छोड़कर जाए, इसीलिए सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल के इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडिस को आदेश दिया कि वह ममता की शिकायतों का समाधान करे। अब ममता और कांग्रेस के बीच एक समझौते की बात होती है। कांग्रेस के बंगाल इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडिस एक ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें ममता को बंगाल की इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव होता है और ममता को लोकसभा चुनाव में बंगाल कांग्रेस के 50% कैंडिडेट चुनने की पावर दी जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी पर भी सोनिया गांधी का दबाव था कि ममता को कांग्रेस नहीं छोड़ने देनी है, जिसके कारण केसरी इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लेते हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आखिरकार कांग्रेस और ममता के बीच सब ठीक हो जाएगा और ममता कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। ऑस्कर फर्नांडिस ने भी ममता को भरोसा दिया समझौते के ड्राफ्ट को जल्द ही पीटीआई को जारी कर दिया जाएगा। 21 दिसंबर को सीताराम केसरी ने ऐलान किया कि ममता पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कन्वीनर होगी, लेकिन सीताराम केसरी ममता को 50% कैंडिडेट्स तय करने की जो बात की थी उनसे पलट जाते हैं और कहते हैं कि ममता केवल चुनाव प्रचार संभालेगी और उनकी उम्मीदवारों को चयन करने की कोई भूमिका नहीं होगी। अब लगभग तय हो चुका था कि ममता अब कांग्रेस से निकलने वाली है। वहीं ममता को पता चल चुका था कि अब कांग्रेस खुद भी उन्हें निकालने पर विचार कर रही है। इसके बाद ममता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और ऐलान करती है कि वो आने वाले चुनाव तृणमूल कांग्रेस से लड़ेगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई थी कि तभी ममता को खबर मिलती है कि उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया है। ममता बनर्जी ने उन्हें कांग्रेस से निकाले जाने के लिए सीताराम केसरी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनके सहयोगियों ने प्रणब मुखर्जी को इनका असली जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो जाती है और 1 जनवरी 1998 के दिन तृणमूल कांग्रेस को एक अलग पार्टी का दर्जा और एक चुनाव चिन्ह मिल जाता है। I am going to the election with TMC symbol. So there is no scope, even if there is any proposal from the High Command. You know, High Command means I only consider Sonia Gandhi, not nobody else. This is a Gandhi family, Nehru family. I respect that family, and everybody of this country respect this family because they sacrifice their blood. So if Sonia ji comes, whatever she will tell, I will listen. If Sonia ji don't come, then I don't believe. अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने लग जाती है। उन्होंने सेव बंगाल फ्रंट बनाया और घोषणा की कि बीजेपी अछूत नहीं है। इधर बीजेपी को भी एक ऐसे ही मौके का इंतजार था। इस तरह 1998 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और भाजपा दोनों ने ही गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा था। एक तरफ टीएमसी को एक राष्ट्रीय पार्टी का साथ मिल रहा था जो लोकसभा चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट था। वहीं इस गठबंधन ने बीजेपी को बंगाल में घुसने का मौका दे दिया, जहां उनकी प्रेजेंस अभी तक ना के बराबर। इस चुनाव में टीएमसी 28 सीटों पर लड़ती है, जिसमें से 7 सीट पर उसने जीत दर्ज की। बीजेपी भी 1 सीट जीत जाती है, वहीं कांग्रेस की केवल 1 सीट आई। इन नतीजों से साफ हो गया कि अब ममता बनर्जी को निकालकर कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है। चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की सरकार बना ली और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ममता ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इस गठबंधन के कारण मुस्लिम वोटों के ममता से चिटकने का जोखिम था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को समर्थन करती रही। बीजेपी के साथ गठबंधन पर उस वक्त ममता का कहना था कि हर पार्टी की खुद की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन वह सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है और भरोसा करती है। ममता ने कहा कि देश में कई पार्टियां सेकुलरिज्म को केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती है और बहुत ज्यादा कम न्यूनल है। Just utilize the secularism. It's a so-called secularism only for the vote purpose. वाजपेयी की पहली सरकार 13 महीने बाद ही गिर जाती है और 1999 में फिर से चुनाव होते हैं। इस चुनाव में टीएमसी की 8 सीटें आती है। ममता बनर्जी ने खुद लगातार तीसरी बार साउथ कोलकाता सीट से जीत दर्ज की और सीपीआईएम के शुभांकर चक्रवर्ती को 2,14,000 वोटों से हरा दिया। देश भर में बीजेपी के गठबंधन एनडीए की 270 सीटें आती है और वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी भारतीय इतिहास में पहली महिला रेल मंत्री बन जाती है। ममता बनर्जी लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ। लेकिन मार्च 2001 में तहलका मैगजीन के सीटिंग ऑपरेशन के बाद टीएमसी ने एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस सीटिंग ऑपरेशन में बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्षण पर रक्षा सौदे के रिश्वत लेने का आरोप लगा।
एनडीए से अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने 2001 में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, लेकिन 188 सीटों के साथ लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीत लिया। वहीं टीएमसी कांग्रेस गठबंधन की केवल 86 सीटें आती है। इस हार के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली, बीजेपी के बदले की राजनीति और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि सितंबर 2003 में ममता ने एक बार फिर से यू टर्न लिया और एनडीए में वापस लौट आती है, यानी ममता बनर्जी एक बार फिर से वाजपेयी के खेमे में लौट आती है। पहले उन्हें बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बनाया गया और 2004 में उन्हें कोयला मंत्री और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। इस वक्त भाजपा पर गुजरात के 2002 के दंगे करवाने के आरोप लग रहे थे। This is exactly what the authorities hoped would never happen. The streets have become a battleground. The grief and anger at yesterday's murders has boiled over into violence, looting and religious. लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने 2004 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ा, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी की केवल 1 सीटें आती है और यह सीट भी खुद की ममता बनर्जी की थी। ममता बनर्जी की बाकी सारे कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं। इस हार के बाद ममता बनर्जी ने 2006 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। इस चुनाव में भी टीएमसी की केवल 30 सीटें आती है, जो 2001 की 60 सीटों के मुकाबले आधी रह जाती है। यह ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बुरी दौर में से एक था। एक तरफ वह सांसद में अकेली थी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सीटें लगभग आधी रह जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 2006 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने 1 लाख में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने की घोषणा कर दी। इसके लिए पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा कंपनी को बंगाल में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा किया। इस प्रोजेक्ट के लिए सिंधु नाम की जगह को चुना जाता है, लेकिन जब सरकार ने किसानों से जमीन लेना शुरू कर दिया तो हजारों किसान इसके विरोध में आ जाते हैं। अपने लिए मौका देकर ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन कर दिया और भूख हड़ताल कर दी। ममता बनर्जी के इस आंदोलन को मेघा पाटेकर, अरुंधति रॉय और महाश्वेता देवी जैसी सोशल एक्टिविस्ट्स का भी सपोर्ट मिलता है। ममता का यह आंदोलन पूरे बंगाल में आग की तरह तेजी से फैला। One economy killing other is not something that can be called a... लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। 18 दिसंबर 2006 की सुबह 7:30 बजे ममता जब धरने पर बैठी हुई थी, तभी उन्हें आंदोलन की 16 साल की एक कार्यकर्ता तपसी मलिक की हत्या की खबर मिलती है। ममता ने एक पत्र लिखते हुए कहा कि तपसी मलिक कल तक मेरे साथ थी, जिसकी आज सुबह 5 बजे रेप के बाद हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी ने तपसी मलिक की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। अंत में उनकी यह मांग मान ली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम ने दावा किया कि तपसी के पिता ने ही तपसी का रेप किया था। तपसी की हत्या और इस मुद्दे पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इनसेंटिविटी ने पूरे पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम सरकार को बदनाम कर दिया, जिससे सिंगूर आंदोलन और तेज हो जाता है। इधर सिंगूर में ममता का आंदोलन चल ही रहा था कि 14 मार्च 2007 के दिन बंगाल पुलिस ने नंदीग्राम किसानों पर गोलियां चला दी। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने यहाँ खेती की जमीन पर एक पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट PCPIR एस्टेब्लिश करना चाहती थी, जिसका लोकल किसान विरोध कर रहे थे। इस विरोध के बीच ही 14 मार्च के दिन सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के आदेश पर 2500 पुलिसकर्मी नंदीग्राम में घुसते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर गोलियां चला देते हैं। इस गोलीबारी में 14 लोगों की जान चली जाती है। ममता ने मौके का फायदा उठाते हुए स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स का विरोध किया, जहां पर इंडस्ट्री बनाई जानी थी। इससे लेफ्ट फ्रंट के वो समर्थक भी ममता के साथ आ जाते हैं, जिन्हें लेफ्ट सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ नजदीकी पसंद नहीं आ रही थी। लेफ्ट फ्रंट के सारे मुद्दे उनसे छीन लिए, जिनसे लेफ्ट को किसानों, मजदूरों और गरीबों का सपोर्ट मिलता था। इससे लेफ्ट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वहीं ममता बनर्जी एक नए लीडर के रूप में उभरती। 2008 में पूर्वा मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और सिद्धूर में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत ने सिंधूर और नंदीग्राम आंदोलन को और रफ्तार दे दी। অতিক্রমণ করেছি কিন্তু কোর্টে বিচারাধীন আছে। ममता बनर्जी ने फैक्ट्री के गेट्स के बाहर जाकर धरना देना शुरू कर दिया। 2006 और 2007 के सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने ममता की कार पर बम फेंके और गोलियां चलाई ताकि उन्हें नंदीग्राम में घुसने से रोका जा सके, लेकिन वो असफल रहे। इधर अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने सिंधूर से टाटा का नैनो प्लांट हटाने का ऐलान कर दिया और इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। सिंधूर और नंदीग्राम के इस किसान मजदूर आंदोलन ने ममता का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बदल दिया। जो ममता कुछ समय पहले तक संघर्ष कर रही थी, वो अचानक से लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है।
सिंधु नंदीग्राम आंदोलन ने ममता और टीएमसी को एक नई इमेज दी जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। সিঙ্গুর আমার ফেভারিট জায়গা আমার আন্দোলনের একটা বড় অংশ জুড়ে उस बंगाल में ममता का कोई मुकाबला नहीं रह गया था। साल 2011 में जब बंगाल चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल पुराने राज को बंगाल से खत्म कर दिया। ममता के गठबंधन ने बंगाल की 294 सीटों में से 227 सीटों से जीत हासिल की। अकेले टीएमसी की 184 सीटें आती है, वहीं उनके गठबंधन वाली कांग्रेस की 42 सीटें आती है। इस हिस्टोरिकल विक्ट्री के साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री बन जाती है। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। यह कहानी थी एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की की जो आगे चलकर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। यह ममता बनर्जी की स्टोरी का पहला पार्ट था। मुख्यमंत्री बनने के बाद की स्टोरी दूसरे यानी कि फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।